Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain. I am Shahid Hussain, and today we are going to start our lecture number 8, which is about how to form recursive relation and what are the parameters which we are using to form a recursive location. Okay, but before start of our lecture number 8, I would like to give a recap of our lecture number 7. इन लेक्चर नंबर 7 हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को डिस्कस किया था. एसिम्प्टोटिक नोटेशन बेसिकली तो हमारे पास 3 फॉर्म की हैं, जिसमें बिग ओ, ओमेगा नोटेशंस एंड थीटा नोटेशन. लेकिन इसके अलावा अगर 2 और नोटेशंस भी हम यूज़ करते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में, जिसमें स्मॉल ओ एंड स्मॉल ओमेगा जो है. अब ये जो बिग ओ एंड स्मॉल ओ में जो डिफरेंस है मेन चीज़ का, वो लूजली एंड टाइटली बाउंडिंग का है. यानी कि जिस फंक्शन की ग्रोथ हो रही होती है तो वो में भी एक सम कांस्टेंट पॉइंट हो जिस पे दोनों फंक्शन जो है वो आपस में इंटरैक्ट करें, और हर फंक्शन जो है वो किसी एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम की रन टाइम कम्प्लेक्सिटी को प्रेजेंट करता है. अब वो पॉइंट जिस पे दोनों फंक्शन या तो सेम वैल्यू से स्टार्ट होते हैं या तो एक दूसरे के ग्रोथ के वक्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट हमारे पास के आर एन नॉट कहलाता है. यानी कि बाज़ जगह पे आप लोगों को एन नॉट का रेफरेंस मिलेगा और बाज़ जगह पे के, तो बोथ आर सेम. और एक और कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं बिग ओ नोटेशन में, जिसको हम कहते हैं सी. सी जो है एक्चुअली ये प्रेजेंट करता है कि जिस फंक्शन की ग्रोथ हो रही होती है उसका, यानी कि वो आपके एक्चुअल फंक्शन को इंटरसेक्ट करते हुए अपनी ग्रोथ को शो करता है, तो वो कितने मल्टीपल टाइम है उसकी ग्रोथ. तो वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो फिर हमारे जो वो फंक्शन जिसकी ग्रोथ हो रही होती है उसके नंबर ऑफ टाइम को प्रेजेंट कर रहा होता है. ये तो था हमारा लास्ट लेक्चर का वो. आज से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास रिकर्सिव लोकेशन जो हमारे पास रिकर्सिव रिलेशंस होती हैं ये कैसे बनती हैं. हमारे पास लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, वी हैव 2 अप्रोचेस. जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, तो हमारे पास 2 कॉमन अप्रोचेस जो हैं वो यूज़ होते हैं. एक हमारे पास होती है इटरेटिव अप्रोच. इटरेटिव अप्रोच में ये होता है कि हम लूप वगैरह को यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. और सेकंड अप्रोच हमारे पास है रिकर्जन. रिकर्जन में ये होता है कि फिर हम किसी भी मेथड को रिकर्सिवली कॉल करके किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हम फाइंड कर लेते हैं. लेकिन अब रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, इनके रिकर्सिव रिलेशंस जो हैं वो कैसे बनती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन जो लेक्चर नंबर हमने जो कवर किया था लेक्चर 6 एंड 7 में, उनको हम इन द फॉर्म ऑफ स्टेप मैं आपको प्रेजेंट करके दे देता हूँ. यानी कि आपको मैं गाइड करता हूँ कि नॉर्मल जो लेक्चर नंबर 6 एंड 7 के जो कॉमन पॉइंट्स से उन्हीं को इकट्ठा करते हुए हमने किसी भी प्रॉब्लम को लेते हुए और फिर उसकी कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हुए हमें किन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा वो आपको इन फर्स्ट 2 स्लाइड में आपको मिल जाएंगी. सबसे पहले, यानी कि जब आप लोग इटरेटिव अप्रोच यूज़ कर रहे हो, आप लोग रिकर्जन यूज़ ना कर रहे हो, तो उस वक्त आप लोगों का जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो आप लोगों ने परफॉर्म करना है, वो ये है कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्लियर हो. क्लियर. अब प्रॉब्लम क्लियरिटी का मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम का इनपुट साइज पता हो कि आपके पास जो प्रॉब्लम के इनपुट है वो क्या है. कोई एरे है, कोई आपके पास पिक्चर है इन द फॉर्म ऑफ बीट्स है, एंड सो ऑन. जो भी इनपुट हो, मेंशन हो, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. तो फर्स्ट आपका जो स्टेप है वो आपको प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए. सेकंड स्टेप में फिर आप लोगों ने ये है कि या तो उसका एल्गोरिथम यूज़ राइट करें एल्गोरिथम नोटेशंस को यूज़ करते हुए, या अगर आप सूडो कोड लिखना चाहते हैं तो आप लोग किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए उसका सूडो कोड भी राइट कर सकते हैं. ये हमारा सेकंड स्टेप है. अगर आप लोग थर्ड स्टेप पे देखें, ये हमारे पास थर्ड स्टेप है. इसमें फिर हम जो भी सूडो कोड डिज़ाइन कर लेंगे, अब इसको एनालाइज करना है हमने, और एनालाइज के हमारे पास 3 चॉइसेस हैं. पहला चॉइस ये है कि हम उसका एग्जीक्यूशन टाइम उस एल्गोरिथम का काउंट करें. लेकिन ये चॉइस जो है ये प्रेफरेबल नहीं है, हम इसको प्रेफर नहीं करते. उसकी रीज़न ये है कि आप
आपका एक एल्गोरिथम जो है, आप जैसे आप लोगों को पता है कि हार्डवेयर जो है रैपिडली चेंज हो रहे हैं, तो हमारा अगर एक सूडो कोड या एल्गोरिथम जो है वो एक सिस्टम पे अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट शो कर रहा है ड्यू टू माइक्रो प्रोसेसर स्पीड है या उसकी फ्रीक्वेंसी है या उसकी आप समझ लें थ्रूपुट है उस माइक्रो प्रोसेसर का, और प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ है, प्लस और कोई आईओ डिवाइसेस के अवेलेबिलिटी का मेंशन है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर किसी भी एल्गोरिथम की जो है वो अफेक्ट करते हैं। अब चूंकि हार्डवेयर में और इन चीज़ों में रैपिडली चेंज आ रही है, तो हम इस चॉइस को बेटर कंसीडर नहीं करते कि किसी भी एल्गोरिथम को जो है हम एनालाइज करें ऑन द बेस ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट इज सेकंड चॉइस। सेकंड चॉइस जो है वो हमारे पास है आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेप पे, यानी कि आपके एल्गो में जितने स्टेप लिखे हुए हैं उसकी बेस पे आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपका एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट है या आप उस एल्गोरिथम को जो है या सूडो कोड को एनालाइज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी ये चॉइस तो है हमारे पास कि हम नंबर ऑफ स्टेप की बेस पे एक एल्गोरिथम को एनालाइज करें या एल्गोरिथम को कंपेयर करें, लेकिन ये भी पहली चॉइस की तरह ये भी हमारे पास प्रेफरेबल नहीं है। इसकी भी रीज़न ये है कि हर प्रोग्रामर जो है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्टाइल को फॉलो करता है। हमने लास्ट 7 या 6 लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एरे को इनिशियलाइज करना है उसके हर एलिमेंट को 0 से, तो आपकी पहली अप्रोच ये है, आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट ये है कि आप उसके हर एलिमेंट को a ऑफ 0 इक्वल टू 0 कर दें, a ऑफ 1 इक्वल टू 0 कर दें, a ऑफ 2 इक्वल टू 0 कर दें। अब a क्या है, वो आपकी एरे है, और 0 1 2 जो आप चेंज कर रहे हैं ये आप लोगों के इंडेक्स नंबर हैं, तो तमाम एलिमेंट जो हैं वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट अप्रोच है। सेकंड अप्रोच ये है कि आप लोग एक लूप परफॉर्म करें, यानी कि एक लूप एग्जीक्यूट करें 0 से n-1 टाइम एंड a ऑफ i इक्वल टू 0 कर दें, तो ये आपकी सेकंड अटेम्प्ट हो गई है। अब अगर हम नंबर ऑफ स्टेप पे वो करें, तो पहले प्रोग्रामर ने जो है जो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी उसमें n स्टेप आपको लिखने पड़े, और दूसरा जो एल्गोरिथम था जिसमें आप लोगों ने लूप को एग्जीक्यूट किया उसमें आप लोगों को 2 स्टेप लिखने पड़े। तो अब ये भी चॉइस है, प्रोग्राम तो दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सूडो कोड की दोनों की एग्जीक्यूशन हो रही है, और सेम यानी जिस तरह उसमें आपके पास अगर n स्टेप वो हो रहे हैं, n टाइम एग्जीक्यूशन हो रही है इंस्ट्रक्शन की, तो फर्स्ट एल्गोरिथम में भी n टाइम हो रही है, दोनों में n टाइम हो रही है, लेकिन हम नंबर ऑफ स्टेप की बेस पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि या एनालाइज एल्गोरिथम को नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये भी चॉइस जो है हम इसको प्रेफर नहीं करते। तो थर्ड चॉइस हमारे पास बच जाती है कि हम एक फंक्शन फॉर्म करें, एक फंक्शन बनाएं, और वो फंक्शन आपका क्या प्रेजेंट करेगा। फंक्शन डिपेंड करेगा 2 चीज़ों पे, आपकी टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी, यानी कि उसका बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस को फोकस करना है, एंड इनपुट साइज को आप लोगों ने फोकस करना होगा। और इनपुट साइज जो है आप लोगों के पास नॉर्मली हम उसको n काउंट कर लेते हैं, और n जो है ये किसी भी एरे को रेफर कर सकता है कि कोई एरे है या 2 डायमेंशनल एरे है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आ रहा है, या आपके पास कोई पिक्चर्स है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स आ रही है, या स्ट्रिंग है, या जो भी है वो हम इनपुट n से वो कर लेंगे उसका नंबर ऑफ इनपुट से। अगर आप लोग थर्ड चॉइस की तरफ जाते हो, यानी कि आप मेक ए फंक्शन, जो हमने किया भी था अपने 6 और 7 लेक्चर में हमने इसको कवर कर लिया था कि हम fn डिज़ाइन करते थे। अब अगर ये फंक्शन जो हमने डिज़ाइन कर लिया है और हम इसी अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं टू एनालाइज अवर एल्गोरिथम या सूडो कोड, तो देन आप लोग स्टेप 4, 5 एंड 6 को फॉलो करेंगे। अब स्टेप 4 क्या होगा, फंक्शन बनाने, यानी फंक्शन आप लोगों का डिज़ाइन हो चुका है, आप फंक्शन अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, तो पहला काम आप लोगों ने ये करना होगा कि फंक्शन के लिए, फंक्शन को फाइनल करने के लिए कि आप लोगों ने हर एक स्टेप को एक कांस्टेंट कास्ट असाइन करनी है, एग्जीक्यूशन टाइम कास्ट आप लोगों ने उसको देनी है, C1, C2, C3 एंड C4। लेकिन इसमें एक बात ये याद रखनी है कि अगर आप लोगों ने किसी असाइनमेंट ऑपरेटर को जो वैल्यू असाइन कर रहा है उसको कास्ट C1 देती है, तो अब जितनी भी जगह पे आपके पास असाइनमेंट आएगी तो उस वक्त उसकी भी कास्ट जो है वो C1 ही काउंट होगी। क्लियर? तो एक यानी कि एक स्टेप जो एक जैसा स्टेप है और आपके पास एक सूडो कोड में मैनी टाइम अपेयर हो रहा है, तो उनकी कास्ट जो है वो सेम होगी, लाइक C1 है तो C1 रहेगी। इसी तरह जब आप लूप परफॉर्म करते हैं और एक लूप की कास्ट आप लोगों ने C2 लिख दी है उस स्टेप की जिसमें लूप परफॉर्म हो रही है, तो अब जहाँ पे भी लूप परफॉर्म होगी उसकी कास्ट जो है आपके पास C2 ही रहेगी। इन पॉइंट को आप लोगों ने माइंड में रखना है।
स्टेप 5 में ये है कि आप लोगों ने जनरल एफ एन की जो है वो इक्वेशन बनानी है। आपके हर स्टेप की जो भी कास्ट है, इन तमाम कास्ट को आप लोग ऐड कर लेंगे। अब जो कास्ट आप लोगों ने किसी लूप को असाइन की हुई है, उसके साथ आप n टाइम उसके साथ मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, क्योंकि वो लूप जो है वो आपके पास n टाइम रिपीट हो रही है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे व्यू कर सकते हैं C2 इंटू n। अब यहाँ पे ये शो किया आप यानी कि एक वो कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि C2 ये उस स्टेप की कास्ट है जहाँ पे कोई लूप परफॉर्म की जा रही होगी, ठीक है, और वो लूप एग्जीक्यूट हो रही होगी n टाइम। और C1 एंड C3 जो है ये आपके कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई आपके पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई असाइनमेंट हो सकती है, या किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, यानी कि जैसे आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, तो ये कास्ट कांस्टेंट हो गई और ये आपके किसी एक लूप को प्रेजेंट करती है। और जब आपके पास तमाम स्टेप की कास्ट इकट्ठी हो जाती है, देन यू विल गो फॉर स्टेप 6। अब स्टेप 6 में क्या होगा, आप लोगों ने रेट और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को फाइंड करना है, रेट और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को। और इसमें हम नॉर्मली क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ हम शो कर रहे होते हैं तो बिगर नोटेशंस को हम फॉलो करते हैं। और यहाँ पे आप स्टेप 6 में देख सकते हैं, अब जो फंक्शन हमने डिज़ाइन किया है उसके ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को जब भी आप अप्लाई करें तो 3 स्टेप आपके माइंड में होने चाहिए। आप लोगों ने कांस्टेंट को रिमूव करना है, आप लोगों ने लो ऑर्डर टर्म को रिमूव करना है, और आप लोगों ने कोएफिशिएंट जो आपके हाई ऑर्डर जिसको आप रिजल्ट बना रहे हो, यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आपकी वही टर्म है, उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा आप लोगों ने उसको रिमूव करना होगा। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों ने माइंड में रखने हैं जब भी आप लोग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो फाइंड करें। अब आते हैं फाइनल स्टेप पे, यानी कि फंक्शन तो हमारा डिजाइन हो गया। अब अगर ये सिंपल फंक्शन है और आप उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ बता चुके हो, इट्स ओके। लेकिन अगर आप लोगों ने एक ही प्रॉब्लम के आप लोगों ने एक से ज्यादा एल्गोरिथम डिजाइन किए हुए हैं और हर एक का फंक्शन आप लोगों ने सेपरेटली राइट किया हुआ है, मसलन एक fn है और एक दूसरा आपके पास gn है, तो अब आप लोग ये इन दोनों फंक्शंस को कंपेयर करना चाहते हो ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस फंक्शन का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो हाई हो रहा है, g ऑफ n का या आपके पास जो है f ऑफ n का। अगर g ऑफ n का ग्रोथ लो होगा, लोअर बाउंड की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि f ऑफ n ऑटोमेटिकली जो है वो हाई ऑर्डर में रहेगा। और अगर आपका g ऑफ n जो फंक्शन है वो आपके बिग नोटेशन के मुताबिक अगर वो आपके पास जो है अपर बाउंड की तरफ जाता है, वर्स्ट केस की तरफ, तो इट मींस आपके पास जो है रेट ऑफ ग्रोथ g ऑफ n का जो है वो हाई रहेगा। तो इनको कंपेयर करने के लिए फिर हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज करते हैं जो हमने अपने लेक्चर नंबर 7 में की। लेकिन इसमें 2 बातें फिर याद रखनी है आप लोगों ने कि जब भी आप लोग एसिम्प्टोटिक एनालिसिस अप्लाई करें, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस अप्लाई करें तो इसमें कांस्टेंट का रोल है, और वो 2 कांस्टेंट्स क्या है, n नॉट और k, एंड सेकंड वन जो है वो आपके पास है c कांस्टेंट। अब n नॉट या k जो है ये आपका वो पॉइंट है, वो इनपुट है जहां पे दोनों फंक्शन या तो सेम वैल्यू से स्टार्ट ले रहे होते हैं या एक फंक्शन की ग्रोथ उसी पॉइंट से जो है रेट ऑफ ग्रोथ उसकी वर्स्ट केस की तरफ जा रही होती है, या वर्स्ट केस की तरफ या लोअर बाउंड की तरफ। अगर आप ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एसिम्प्टोटिक डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। अगर बिगो यूज कर रहे हैं तो उसकी ग्रोथ वर्स्ट केस की तरफ जाएगी, और अगर आप लोग ओमेगा यूज कर रहे हैं तो फिर आपके पास जी ऑफ एन की जो ग्रोथ है वो आपके लोअर बाउंड की तरफ जाएगी। सो इट डिपेंड ऑन। एंड सेकंड कांस्टेंट जो है वो आपका सी है। सी ये शो करता है कि आपके जो फंक्शन की ग्रोथ हो रही है वो हाउ मच नंबर ऑफ टाइम जो है वो उसकी ग्रोथ कंटिन्यू है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास नंबर ऑफ टाइम आपके किसी भी फंक्शन की ग्रोथ को प्रेजेंट करता है, आइदर इट इज टुवर्ड लोअर बाउंड और आइदर इज टुवर्ड अपर बाउंड। तो ये हमारे पास एक स्टेप में कुछ समरी थी जिसमें हमने ये मेंशन किया कि अगर आपके एल्गो में आपके एल्गोरिथम में और सूडो कोड में कोई रिकर्सिव अप्रोच फॉलो नहीं की जा रही, इटरेटिव अप्रोच है या सिंपल आपके स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो उस वक्त आप लोगों ने इन्हीं 7 स्टेप को हर वक्त फॉलो करना है। यानी कि आप जो भी अब प्रॉब्लम लें, यानी मैंने आपको 7 लेक्चर में या 6 में जितने भी टास्क दिए हैं जिसमें आप लोगों ने फंक्शन डिजाइन करना था या उसका एनालिसिस करना था या जितने भी हमने एग्जांपल्स फॉलो किए हैं, उन तमाम को इन्हीं 6 स्टेप के मुताबिक आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है।
तो आपको कंपेयर वो हो जाएगा कि हमने वो तमाम प्रॉब्लम जिनके लिए हम इटरेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, तो उनको एनालाइज करना या उनकी रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ ले जाना के लिए हमें कौन कौन से स्टेप जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिकर्सिव एल्गोरिथम। व्हाट इज रिकर्सिव एल्गोरिथम या रिकर्सिव मेथड या रिकर्सिव फंक्शंस, ये क्या होते हैं? हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप लोग रिकर्जन पढ़ चुके होंगे। हमारे पास टू अप्रोचेस हैं, जैसे लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया, इटरेटिव अप्रोच है एंड रिकर्सिव अप्रोच है। रिकर्सिव अप्रोच में हम एक मेथड डिज़ाइन करते हैं, एक सब एल्गोरिथम बनाते हैं या एक सिंपल आपका मेन एल्गोरिथम है, और वो अपने आप को अपनी बॉडी के अंदर से दोबारा कॉल करते हैं। दिस वन इज कॉल्ड रिकर्सिव अप्रोच। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली जब आप किसी एक फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को कॉल करते हो, तो ये सिंपल अप्रोच है कि आप यूजिंग फंक्शन कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे, जैसे अगर आप सी लैंग्वेज में इस तरह लिखते थे, मेन F1 और F1 आपके पास ये। अब इस अप्रोच में देखें, ये आपका पॉइंट जो है ये कॉलिंग पॉइंट कहलाता है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, और ये फंक्शन का आपका कॉल्ड पॉइंट कहलाता है। कॉलिंग पॉइंट एंड कॉल्ड पॉइंट, और इसी पार्ट को हम आपके मेथड का या एल्गो का सिग्नेचर भी कहते हैं, मेथड सिग्नेचर, और आपके पास मेथड डेफिनीशन, मेथड डेफिनीशन। तो अब ये सिंपल अप्रोच है कि आपने मेथड, यानी कि आप सब प्रोग्रामिंग यूज करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन रिकर्सिव अप्रोच इससे डिफरेंट है। रिकर्सिव अप्रोच में ये होगा कि जो भी फंक्शन है, मसलन यहाँ पे मैं F1 को दोबारा लिखता हूँ, F1, और आप उसी F1 की बॉडी में, उसी F1 फंक्शन की बॉडी में उसी फंक्शन के लिए कॉलिंग पॉइंट को प्लेस कर दें, तो ये आपके पास रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है। अब ये पहला F1 जो था, जो फर्स्ट जो हमने मेन से कॉल किया, ये एक सिंपल मेथड था। अब इसकी एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट होगी, फॉर एग्जांपल अब यहाँ से एरो को देखें आप लोग, ये कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ये तमाम आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, देन कंट्रोल ट्रांसफर बैक टू योर नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर F1, यानी कि कॉलिंग पॉइंट की जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी, कंट्रोल आपका वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस था। अब ये हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए कि आप लोग, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एक टास्क दूं कि आप लोगों ने जो है 7 डिफरेंट नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड करना है, लेकिन उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एक का फैक्टोरियल फाइंड किया, आप लोगों ने कुछ और काम कर लिया स्टेटमेंट्स में, फिर आप लोगों ने फैक्टोरियल आपको कॉल करना पड़ गया, फिर आप लोगों ने कोई और टास्क परफॉर्म किया, फिर आपको फैक्टोरियल कॉल करना पड़ गया। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो आपके पास जो है ये फंक्शंस कॉलिंग है। अब इस अप्रोच को हम लूप के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं, यानी मैं नेस्टेड लूप चला लूँ और 7 नंबर रीड करूँ, हर नंबर का फैक्टोरियल जो है वो फाइंड कर लूँ, लेकिन उसमें जो होगा, हर बार जो फैक्टोरियल यूज होगा या फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा। तो ये एक डिफरेंस था कि फंक्शंस और इटरेटिव अप्रोच में क्या फ़र्क है, हमें आगे एग्जांपल में भी क्लियर हो जाएगा। और सेकंड हमारे पास जो है रिकर्सिव फंक्शंस क्या होता है और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम जो है, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग स्मॉलर वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम्स, यानी कि आप इसमें ये कह सकते हो कि जब आप रिकर्सिव एल्गोरिथम या रिकर्सिव अप्रोच फॉलो करते हो, तो आपका प्रोग्राम जो है वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और जब आपके तमाम पीसेस उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, एंड तक, जैसे फैक्टोरियल के लिए है, आप स्टार्ट में 5 लोगे, फिर नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल होगा तो 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1,
और 1 पे फिर वो रिटर्न होगा, वो हमें आगे एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा। 1 से रिटर्न होगा जहाँ पे उसकी कॉलिंग हुई, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और जो आपका एक्चुअल जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था फर्स्ट टाइम, वहीं पे आपको उसका रिजल्ट है वो भी रिसीव हो जाएगा। तो ये रिकर्सिव अप्रोच का वो था। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ये है कि अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल एक एरे है और आप लोग एरे के ऊपर आप लोग मर्ज सॉर्ट करना चाहते हो, या आप लोग क्विक सॉर्ट अप्लाई करना चाहते हो, या इसी तरह बाइनरी सर्च है। आप लोग ये प्रॉब्लम आप सी लैंग्वेज में सॉल्व कर चुके होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि बाइनरी सर्च में आप एरे को सॉर्ट करके फिर आप उसके लोकेशंस एक मिडल नंबर फाइंड कर लेते हो, और जो है और अगर मिडल में नहीं मिलता तो लेफ्ट साइड पे देखते हो, फिर राइट। ये डिवाइड एंड कंक्वेयर अप्रोच है, क्योंकि आप अगर आपकी एरे जो है वो साइज है उसका 11, तो वो हाफ में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि हाफ पार्ट लेफ्ट हो जाएगा, हाफ पार्ट राइट हो जाएगा। और अगर ये अप्रोच नहीं है, जैसे क्विक सॉर्ट की हमारे पास एक और अप्रोच भी है जिसमें हम यानी रिकर्सिव के थ्रू कॉल कर सकते हैं। एक तो ये अप्रोच है कि हमें हाफ का पता नहीं चलेगा कि आपकी जो एरे जो है वो दो पार्ट्स में हुई है, तो क्या उन दोनों पार्ट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। और वो फिर उसका जो एक पिवट इंडेक्स होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपके पास दो ऑप्शन है कि अगर आपका स्मॉलर, फर्स्ट आप पॉइंट देख सकते हैं, स्मॉलर वर्जन आर ओनली ए लिटिल स्मॉलर, द एल्गोरिथम कैन बी कॉल्ड ए रिड्यूस आर एंड कंक्वेयर एल्गोरिथम। और अगर आपके पास जो प्रॉब्लम के इक्वल साइज बनते हैं, जैसे मैंने आपको बाइनरी सर्च में बताया, एक लीनियर सर्च है, एक बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च में मैंने आपको बताया कि आपके एरे के जो हैं दो इक्वल पार्ट बन जाते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिवाइड एंड कंक्वेयर एप्लीकेशन कहलाएगी या अप्रोच कहलाएगी। अब ये वही दो अप्रोचेज हैं जो अभी हमने डिस्कस किए कि हमारे पास एक अप्रोच है इटरेटिव अप्रोच जिसमें हम लूप को यूज़ करते हैं, और दूसरी हमारे पास जो है रिकर्सिव अप्रोच है। और जब हम रिकर्सिव अप्रोच की बात करते हैं तो इसके कंटेंट्स को भी हम अगली स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे विद इन नेक्स्ट 2 और 3 स्लाइड्स में ना। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, इटरेटिव अप्रोच को यूज़ करते हुए एक नंबर की पावर कैलकुलेट की गई है, पावर फाइंड की गई है। फॉर एग्जांपल आपके पास है नंबर था 2 raised to power 3 जो है ये आपके पास p को पॉइंट करेगा और ये आपके पास a को पॉइंट करेगा। क्लियर? अब इसका लॉजिक क्या है, पहले मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। अब ये नंबर जो होगा ये इस नंबर है, अब इसको दो पार्ट्स हैं इसके, एक बेस और एक पावर, इसको हम बेस कहते हैं, और ये हमारे पास जो है वो पावर है, पावर पार्ट है। और यहाँ पे इस प्रोग्राम में बेस को a से शो किया गया है और पावर को p से, यानी कि ये आपके पास पावर है और ये आप लोगों के पास a जो है ये बेस है। क्लियर? उसके बाद ये है कि अब लॉजिक क्या है कि 2 raised to power 3 जो है ये आपके पास 2 into 2 into 2 हो जाता है। अब ये जो लूप परफॉर्म हुई है, अगर हम लूप के थ्रू इसको करें इटरेटिव अप्रोच, तो आपके पास ये लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगी। तो अब 3 क्या है हमारे पास, 3 जो है वो पावर है, ये जो p है। तो हम यहाँ पे देखें ये पावर तक लूप चला लें। अब चूंकि मल्टीप्लाइकेशन है 2 into 2 into 2, तो आप जो रिजल्ट है इसको आप 0 से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, आप इसको 1 से ही इनिशियलाइज करोगे, क्योंकि अगर आप लोग रिजल्ट को 0 से इनिशियलाइज करते हो इफ, देन आपके पास ऑल रिजल्ट या होल रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो जब भी एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि जब भी प्रोग्रामिंग करें और कहीं पे भी मल्टीप्लाइकेशन का वो हो, यानी कि जिसमें आप रिजल्ट रख रहे हो, रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हो, बट इट डिपेंड ऑन मल्टीप्लाइकेशन प्रोसेस, then you need to define your variable as 1 not 0। क्लियर? और 0 हम कब करते हैं,
वो आपके पास जो है जब भी आप लोग कोई सम फाइंड करना चाहें, डिफरेंस फाइंड करना चाहें, तो आप अपने वेरिएबल को जो है वो 0 से या किसी और वैल्यू से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये इटरेटिव अप्रोच था। इस इटरेटिव अप्रोच में हमने क्या किया, एक लूप चलाई, जितने आपकी पावर है, जितने पावर तक आप लोगों ने वो कैलकुलेट करना है, उस पावर की वैल्यू तक आप लोगों ने लूप चलाई, और फिर जो बेस थी उसको हमने उतने टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जितने आपके पास उस जो पावर थी, पावर की जो वैल्यू थी, उतने तक आप लोगों ने जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे आपको आपका रिजल्ट जो है वो अचीव हो गया। अब उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं रिकर्सिव अप्रोच से। रिकर्सिव अप्रोच, अब चूंकि ये आपके पास बिकॉज पावर इज योर मेथड फंक्शन, ये आपके पास एक मेथड है, फंक्शन है, एल्गोरिथम है, सूडो कोड है सब, और ये दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहे हैं ए एंड पी, और सेम सिनेरियो है जैसे हमने पिछली स्लाइड पे इटरेटिव अप्रोच में यूज किया कि ए जो है वो आपके पास बेस है और पी जो है वो आपकी पावर वैल्यू है। क्लियर? उसके बाद अब यहाँ पे हम चेक लगा रहे हैं कि इफ p इक्वल टू 1, अगर p की वैल्यू 1 है तो ये रिटर्न कर देगा a। फॉर एग्जांपल, अब ये केस कैसे हो सकता है, आप स्टार्ट में a की वैल्यू 2 दे दें और p की वैल्यू 1 दे दें, तो अब आपके पास ये कंडीशन जो है, इफ p इक्वल टू 1, ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। और जब ये ट्रू होगी तो रिटर्न क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपके पास जो है वो हो जाएगा 1, और वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये कॉलिंग पॉइंट को भी आप लोग देख लें, राइट साइड पे लिखा हुआ है, ये कॉलिंग पॉइंट है। अब ये पावर फंक्शन को कॉल किया गया यहाँ से, ये कॉलिंग पॉइंट, जब रिकर्सिव फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल किया गया, और ये आपके पास जो था ये कॉल्ड पॉइंट है, ये कॉल्ड पॉइंट है। क्लियर? अब कॉलिंग पॉइंट से जो फंक्शन कॉल हुआ और आपने p की वैल्यू भेजी 1, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बता दिया, और a की वैल्यू 2 भेजी, तो ये आपको रिटर्न जो है यहाँ पे करेगा a, और रिटर्न जो है a रिटर्न करेगा 1 नहीं, ये 2 आपको रिटर्न हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद अगर अब इस एग्जांपल को देखें जो हमने यहाँ पे सॉल्व की हुई है, कि हम भेज रहे हैं a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू, p की वैल्यू 2, तो अब यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इफ p इक्वल टू 1, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जब फॉल्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, ये जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, एल्स वाला पार्ट। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहां पे हो जाएगा 2 इनटू पावर फंक्शन नेम, a की वैल्यू स्टिल 2, और पावर जो है a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 आ रही है, तो हम इसको 3, और जो p की वैल्यू है 2 माइनस 1 हो जाएगी, इट मीन्स 1। अब p की वैल्यू जो है वो 1 हो गई, ये p, और ये आपके पास जो है a। अब यहां पे फिर ये रिकर्सिवली कॉल होगा ये फंक्शन दोबारा, और इसको वैल्यू असाइन हो जाएंगी। ठीक है? तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा आपके पास जब तक आपके पास जो है वो ये कंडीशन इफ p इक्वल टू 1 ओके नहीं हो जाती। अब ये जो कंडीशन है ये हमारे पास कहलाती है बेस कंडीशन, बेस पार्ट, यानी कि वो पार्ट जहां पे आपके रिकर्सिव फंक्शन की कॉलिंग का एंड हो जाता है। यानी कि आप जब रिकर्सिव कॉल शुरू करते हैं, आप एक ही मेथड के अंदर फिर उसी आप कॉल करते हैं, फिर उसी को कॉल करते हैं, फिर उसी को कॉल करते हैं, तो हमारे पास कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए कि जहां पे हम उसका एंड कर सकें। तो वो बेस कंडीशन जो है एक्चुअली वो आपको वही एंड शो करती है। तो ये हमारे पास बेस कंडीशन है, और ये जो आपका पार्ट है ये रिकर्सिव पार्ट कहलाता है, और ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ये रिकर्सिव पार्ट है।
आपके रिकर्सिव फंक्शन का रिकर्सिव पॉइंट है जहां पे आप अपने फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे। अब ये डिफरेंट वे से और डिफरेंट एग्जांपल में हम इसको डिस्कस कर लेंगे ये कैसे कॉल होते हैं। एनालाइजिंग हाउ यू विल एनालाइज योर रिकर्सिव एल्गोरिथम। सबसे पहले चेक टू सी इफ प्रॉब्लम इज स्मॉल एनफ टू सॉल्व डायरेक्टली, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं और फैक्टोरियल आपके पास आ जाता है 1 का, तो 1 तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं कि वो आपको जैसे बेस कंडीशन ट्रू हो गई, रिटर्न 1 हो गया, इट्स ओके। आपने प्रॉब्लम के साइज को पहले देखना है कि वो क्या इतना स्मॉल प्रॉब्लम है कि वो आपके पास डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है या नहीं। अगर उस जैसे फैक्टोरियल अब 10 का हो तो हमें इसके लिए रिकर्सिव फंक्शंस को मैनी टाइम कॉल करना पड़ेगा, और अगर आपकी वैल्यू हो n इक्वल टू 1 जिसका आप फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आप लोगों को रिकर्सिव कॉलिंग की जरूरत नहीं है, वो तो आप डायरेक्ट भी उसका वो कर सकते हैं, कोई सिलेक्शन स्टेटमेंट यानी इफ स्टेटमेंट वगैरह लगा के भी आप रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। और सेकंड पे आपने ये देखना है कि इफ नॉट, अगर आपके पास प्रॉब्लम का साइज बहुत लार्ज है, जैसे एरे है, एरे आपके पास 25 नंबर्स की है, 30 नंबर्स की है, 35 नंबर्स की है, टोटल उसके एलिमेंट 35 हैं, देन आप लोगों को उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये डिवाइड जो है ये इस पे भी डिफरेंट रूल्स हमने पढ़े थे। एक अभी डिवाइड एंड कन्कर वाला पढ़ा था जिसमें आपके पास दोनों इक्वल आ जाते हैं, आप एरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हो। और एक रिड्यूस एंड कन्कर है जिसमें आप उसको मिनिमम यानी कि फॉर एग्जांपल आप 1 को पहले अलहदा कर दें या 2 एलिमेंट को अलहदा कर दें एरे के, फिर बाकी पे ऑपरेट करें 33 पे, फिर इस तरह फिर 2 को अलहदा कर दें, फिर उस पर ऑपरेशन करने के बाद फिर आप जो 31 है उसको वो कर दें। ये रिड्यूस एंड कन्कर रूल्स है। क्लियर? तो डिवाइड एंड कन्कर में और रिड्यूस एंड कन्कर में ये डिफरेंस है कि डिवाइड एंड कन्कर में आपके पास एरे जो है या आपका इनपुट साइज जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और रिड्यूस में क्या होगा, वो आपके पास जो है वो आप मिनिमम पोर्शन अलहदा करते रहोगे सब प्रॉब्लम्स का, यानी कि उनका इनपुट साइज अलहदा करते रहोगे, उसको सॉल्व करते रहोगे, और फिर जो फर्दर आपके पास लार्ज पार्ट है उसमें से ही थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आप लेते रहोगे इनपुट, और उनको जो सोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपके पास फुली प्रॉब्लम जो है वो ओवरकम नहीं हो जाता। तो ये है। उसके बाद कॉल द फंक्शन, थर्ड स्टेप में कॉल द फंक्शन on the smaller set of data and form the partial solution। और ये मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आप 2 इक्वल एरे पे डिवाइड, जैसे उसमें था बाइनरी सर्च में हम दोनों एक जैसे पार्ट पे डिवाइड कर लेते थे, फिर एक को हम सोल्यूशन कंटिन्यू रखते थे और डिवीजन भी हम कंटिन्यू रखते थे, और फिर कंबाइन द पार्शियल सॉल्यूशंस। अब जैसे फैक्टोरियल का जो है फॉर एग्जांपल आपने पहले n इक्वल टू 5 था पहले ब्लॉक में, फिर आपने दूसरे ब्लॉक में इसकी वैल्यू n4 हो गई, फिर आपके पास n3 हो गई, और फिर आपके पास n2 हो गई, और फिर आपके पास n1 हो गई। अब यहाँ से जो रिजल्ट वापस आना शुरू करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कंबाइन प्रोसेस है, ये आपका स्टेप नंबर 4 है, और ये जो आप डिवाइड कर रहे थे ये आपका स्टेप नंबर जो है वो 3 हो गया। तो आपने एक स्टेप में इनको डिवीजन कंटिन्यू रखनी है, वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूल अप्लाई करना चाहते हो, कैसे इसको डिवाइड करना चाहते हो, कौन सा यानी क्राइटेरिया या आप लोग कौन सा उसके पैरामीटर सेट करके आप उसकी डिवीजन करना चाहते हो। इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम एंड योर चॉइस। क्लियर? उसके बाद फिर आपके पास है कि जब आपकी डिवीजन ख़त्म हो जाए, आपकी बेस कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, देन यू हैव टू मर्ज ऑल द रिजल्ट्स। क्लियर? आपको तमाम रिजल्ट्स को मर्ज करना पड़ेगा एंड देन प्रोड्यूस योर फाइनल रिजल्ट। और ये आपके पास रिकर्सिव की जो है वो एग्जीक्यूशन और प्लस वो है प्रोसेस है कि हम उसको कैसे वो करेंगे, उसके थ्रू प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है, यही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टोरियल का। एक एग्जांपल हम इसी की ले रहे हैं
आपके जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है उसका नाम फैक्टोरियल है और ये एक वैल्यू रिसीव करेगा। अब वैल्यू कहाँ से रिसीव करेगा? बिकॉज इट इज़ कॉल्ड पॉइंट, तो इस फंक्शन को एक कॉलिंग पॉइंट की ज़रूरत है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है ये। अब यहाँ से ये कॉलिंग पॉइंट से और ये आपके पास है कॉल्ड पॉइंट। अब ये वैल्यू ऑफ 4 जो है वो इस n में शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, और उसके बाद इसका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। अगेन दिस वन इज योर बेस कंडीशन, कि आपके रिकर्सिव एल्गोरिथम बेस कंडीशन क्या है? ये एंड कब होगा? जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये आपके पास जो है जो एल्स वाला पार्ट है ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब आपके पास बेस कंडीशन फाइनल नहीं हुई होगी। समझ आ रही इसमें? कि जब तक बेस कंडीशन आपकी फाइनल नहीं हुई होगी उस वक्त तक ये पार्ट जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब इस पार्ट के भी दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, ये लाइन नंबर आप 2 को देखें जिसके मैं एरो वो कर रहा हूं, ये आपका एक्चुअली रिकर्सिव कॉल है। यहां से फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा, ठीक है। अब इससे जो पहले का पार्ट है ये जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, स्मॉलर इक्वल टू n-1, ये ईच टाइम बिफोर फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन की रिकॉलिंग रिकर्सिव बिफोर रिकर्सिव कॉल, ये भी आप लिखें, इसको आप क्रॉस कर दें, रिकर्सिव कॉल लिखें। उसकी रिकर्सिव कॉल से पहले ये एग्जीक्यूट होगा। और ये वाला जो पार्ट है ये जब आप रिटर्न आ रहे होंगे आफ्टर फुलफिल बेस कंडीशन, जब आप कॉल करते रहे, पिछली हमने स्लाइड में देखा था n4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर हमने रिटर्न किया था। अब हर बार जब आप बेस कंडीशन के बाद रिटर्न होना शुरू करेंगे तो उस वक्त ये वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जब हम रिकर्सिव एल्गोरिथम का एनालिसिस करेंगे तो हमें भी जो रिकर्सिव कॉल है उसका अलहदा एनालिसिस करना है कि वो कितनी टाइम हो रहा है और कैसे हो रहा है। यानी कि लाइन नंबर 2 को हम अलहदा एनालाइज करेंगे और उसके अलावा जो स्टेप्स हैं, जो जैसे लाइन नंबर 1, लाइन 1 और लाइन 3, इन दोनों का सेपरेट एनालिसिस होगा। यानी कि हम इसको अलहदा इसकी कम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि ये स्टेप्स क्या हैं और क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और जो रिकर्सिव है उसकी हमने अलहदा एनालिसिस करना होगा। तो हम इसको सिंगल लाइन पे भी लिख सकते थे, जैसे अगर मैं इसको यहां पे इस तरह लिखता, रिटर्न एन स्टैटिक फैक्टोरियल n-1, तो ये पार्ट भी, ये भी आप लाइन एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो इन 3 लाइन की बजाय फिर हम सिंगल लाइन, लेकिन इस सिंगल लाइन में भी वही 3 काम हो रहे हैं। यानी कि 2 स्टेप कौन से हो रहे हैं आपके? एक, जब आप n-1 करते हैं तो ये रिकर्सिव कॉल से पहले आपको करना पड़ता है, और दूसरा जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये उस वक्त करते हैं जब रिकर्सिव कॉल की एंडिंग हो जाती है और आपका कंट्रोल रिटर्न बैक हो रहा होता है, वापस आ रहा होता है। क्लियर? तो ये 2 स्टेप को फिर भी हम अलहदा वो करेंगे, लेकिन आप राइटिंग के वक्त यानी कि आप प्रोग्रामिंग अप्रोच में फिर ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं कि आप अलहदा अलहदा 3 की बजाय आप सिंगल इंस्ट्रक्शन के अंदर भी इनको रन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये फैक्टोरियल का वो है जो अभी हमने अटेम्प्ट किया था। अब हम ये देखना है कि रिकर्सिव पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है, जो हमने अभी लास्ट एग्जांपल में भी डिस्कस कर लिया था, बेस कंडीशन और प्लस। तो यहाँ पे आप लोग जो भी यानी फंक्शन डिज़ाइन करोगे, fn है या tn है या आपके पास gn है, जो भी आप लोग नाम रखोगे फंक्शन का, इसके 2 पार्ट्स हैं आपके पास। ये जो पहला पार्ट जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, रेक्टेंगल में वो कर रहा हूँ, ये आपके पास कहलाता है बेस पार्ट, बेस कंडीशन को रेफर करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये 1 कब रिटर्न करेगा, ये फंक्शन वैल्यू 1 कब यूज़ करेगा? जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी या 0 से कम हो जाएगी। ये फिर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने बेस कंडीशन के लिए
इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज किया हुआ है, इफ की कंडीशन कैसे है। बाज इफ n इक्वल टू 0 लिख देते हैं, बाज n लेस देन आर इक्वल टू 1 लिख देते हैं। ये चॉइसेस हैं, वो पे जैसे भी हो। और उसके बाद सेकंड जो है, जो आपका रिकर्सिव कॉल और प्लस रिटर्न पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसके लिए आपका सेकंड वो है। अब ये कब यूज होगा कि जब n 0 नहीं होगा, 0 के अलावा आपके पास कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उस वक्त आपके पास ये वाला कॉलिंग जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब ये पोर्शन जो आपका है, जिसको अभी हम ओवल में वो कह रहे हैं, ये पार्ट जो है आपके पास रिकर्सिव कॉल कहलाता है कि आप अपने फंक्शन को रिकर्सिव कॉल करेंगे, उसकी कॉलिंग जो है आप रिकर्सिव करेंगे। क्लियर? और ये दोबारा सिंपल प्रोग्राम है आपके पास। तो आप लोग जब भी किसी रिकर्सिव फंक्शन को देखते हुए आप उसका फंक्शन डिज़ाइन करेंगे, तो हमेशा इसी पैटर्न पे आप लोगों ने डिज़ाइन करना होगा, जो यहाँ पे आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ इसी चीज़ का, कि आपके जब आप फंक्शन डिज़ाइन करोगे किसी भी रिकर्सिव रिलेशन का, यानी कि रिकर्सिव फंक्शंस को देखते हुए आप उसकी कोई रिलेशन फंक्शन बनाना चाहोगे, तो फिर आप लोगों ने उसके दो पार्ट्स को इंक्लूड करने हैं, बेस पार्ट और रिकर्सिव कॉल कैसे हो रही है। और साथ में आप लोगों ने ये वाला जो पार्ट है, जिसको अभी मैंने सर्कल में वो किया है, इसका इंक्लूड करना लाजमी है, क्योंकि यही जब आप फंक्शन की वो लिखते हो ना, अपने रिकर्सिव फंक्शंस की आप लोग इक्वेशन बनाते हो, तो उस वक्त आपको कंडीशन लिखना लाजमी है कि ये बेस कंडीशन कब होगी, अगर बेस कंडीशन की वैल्यू कौन सी लेगा और कौन सी कंडीशन अगर होगी तो वो वैल्यू लेगा, और अदरवाइज में फिर आपके पास जो है वो रिकर्सिव कॉलिंग आ जाती है, जो यहाँ पे मेंशन है। फिर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, आगे हमारे पास एक एग्जांपल में भी आ जाएगी ये चीज़, कि आपके बेस कंडीशन एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप चॉइसेस रख देते हैं कि 0 हो तो ये रिटर्न हो, 1 हो तो ये रिटर्न हो, अदरवाइज फिर आपके पास रिकर्सिव कॉल हो। यानी अभी तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये एक कंडीशन नज़र आ रही है, एक बेस कंडीशन। एक दूसरी भी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें हम लिखें कि इफ़ n इक्वल टू 1 है, इफ़ n इक्वल टू 1 है, देन यहाँ पे वैल्यू हम दे दें 2। इसी तरह तीसरी बेस कंडीशन भी बना सकते हैं। अदरवाइज में फिर हमारे पास जो होगा वो रिकर्सिव कॉल होगा। और अब यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है रिकर्सिव, वो एक दफ़ा हो रहा है। ये दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या था कि आपकी बेस कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको एग्जांपल बताई कि इफ़ n इक्वल टू 1 होता है ऐसे इसमें, तो हम रिटर्न कर रहे थे 2। और दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट जो वो है पॉइंट, वो ये है कि आप अपने फंक्शन को सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एक बार रिकर्सिव कॉल करें, किसी एक्सप्रेशन के अंदर आप 2 बार भी कॉल कर सकते हैं, 3 बार भी कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लिखा n इंटू एफ n माइनस 1 प्लस एफ n माइनस 3 प्लस एफ n माइनस 4। अब इस इक्वेशन में, यानी कि ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन में आपका रिकर्सिव फंक्शन जो है वो 3 टाइम बट विद डिफरेंट वैल्यू कॉल किया जा रहा है। यानी कि पहली दफ़ा जो कॉल किया जा रहा है वो n में से 1 माइनस होने के बाद, दूसरी दफ़ा n में से 3 माइनस होने के बाद, और थर्ड टाइम जो है n में से 4 माइनस होने के बाद उसको कॉल किया जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेस कंडीशन में नहीं हो सकती हैं, और आपके पास जो फंक्शन के रिकर्सिव कॉल है वो भी इसी तरह एक या एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो इंक्लूड किया जाता है, लेकिन फंक्शन नेम वही रहेगा जो आपका एक्चुअल है। पैरामीटर जो है वो उसके चेंज हो जाएंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा n-1, n-3, n-4। अब जैसे आप लोगों ने एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में देखा था कि आपके पास दो कांस्टेंट होते थे, एक k n0 और दूसरा जो था c था। ये कांस्टेंट थे आपके पास एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के डेफिनेशंस में हम यूज करते थे। ये चीज होगी। अब यहां पे भी आप लोगों के पास कांस्टेंट a, b एंड c एग्जीक्यूट होंगे। अब जो कांस्टेंट a होगा ये आपको कास्ट बताएगा आपकी बेस कंडीशन की। नॉर्मली हम यहां से बेस कंडीशन की जो कास्ट होगी
यानी एग्जीक्यूशन उसकी जो कास्ट आती है, रन टाइम एग्जीक्यूशन जो कास्ट होती है वो ए से पॉइंट की जाएगी। उसके बाद जो बी है ये आपको बताया जाएगा कि आपका रिकर्सिव फंक्शन कितनी बार कॉल किया जा रहा है, रिकर्सिव इक्वेशन के अंदर आपका फंक्शन कितनी बार कॉल किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इस केस में आपके पास हम बी जो है वो 3 भी ले सकते हैं क्योंकि 3 टाइम उसकी कॉलिंग हुई है, 3 टाइम कॉलिंग हुई है। और ये जो कांस्टेंट सी है ये वो स्टेप्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने ये लिया था स्मॉलर इक्वल टू n माइनस 1, स्मॉलर इक्वल टू n माइनस 1, और दूसरा हमने ये लिया था कि जब हम n इंटू रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर रहे थे पिछले इसमें, मैंने कहा था ये 2 सेपरेट स्टेप्स हैं, इनकी कास्ट हम अलहदा काउंट करेंगे एज ए 1 स्टेप या जो भी हो। तो ये रेफर करेगी किसको, आपके पास कांस्टेंट सी को। तो जब हम रिकर्सिव फंक्शंस के लिए जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो हम भी यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट यूज करेंगे, ए बी एंड सी। ए जो है ये रेफर करेगा, अब इनके टाइप आप चेंज भी कर सकते हैं, जब आप इक्वेशन लिखें तो ए की जगह बी लिख दें तो है तो ये कास्ट को रेफर कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में ए जो है ये आपको शो कर रहा होगा कि आपके बेस कंडीशन की क्या कास्ट आई है, बेस कंडीशन के एग्जीक्यूट होने पे क्या कास्ट आ रही है, और जो बी है ये आपको ये शो करेगा कि आपका फंक्शन जो है वो एक इक्वेशन के अंदर कितनी बार रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एफ एन माइनस 1, एन माइनस 3 एंड एन माइनस 4 के लिए एक इक्वेशन बनाई थी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हम 3b काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड कांस्टेंट है सी। सी ये शो करेगा कि रिकर्सिव कॉल के अलावा जो रिकर्सिव कॉल होने से पहले का ऑपरेशन होता है, जैसे हमने एक पिछली एग्जांपल में देखा था पिछली स्लाइड में, स्मॉल आर इक्वल टू n माइनस 1, और रिकर्सिव फंक्शन के कॉल होने के बाद यानी कि जब उसका रिटर्न हो रहा होता है, तो जैसे कि था n स्टैटिक रिजल्ट, रिटर्न n स्टैटिक रिजल्ट, तो इनकी भी अलहदा कास्ट काउंट होती है। जो हमारे पास जो कांस्टेंट है सी के साथ हम उसको जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है कि हम जो है एक रिकर्सिव का पैटर्न कैसे वो करेंगे, 2 पार्ट्स, बेस पार्ट एंड रिकर्सिव पार्ट। क्लियर, बेस पार्ट में एक या एक से ज्यादा बेस कंडीशन भी हो सकती हैं, रिकर्सिव में एक बार फंक्शन भी कॉल हो सकता है, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। 3 कांस्टेंट ए बी सी, और तीनों को मैंने आपको एग्जांपल में हाईलाइट कर दिया कि इनका यूज क्या होगा। अब उसी एग्जांपल को जो फैक्टोरियल की है, अब इसका एक विजुअल आपको इम्पैक्ट शो किया जा रहा है कि कैसे कॉलिंग और कॉल पॉइंट के दरमियान एरो का आप लोगों ने यूज करना है। एंड और आप लोगों ने ये भी करना है कि जब भी रिकर्सिव फंक्शन को रन करना हो ना, कि इनका प्रोग्राम हम कैसे अटेम्प्ट किया करें, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो इसी तरह की डायग्राम को ड्रा करना है, जो आपको इस स्लाइड में नजर आ रही है। डायग्राम से आप लोगों को फंक्शन का यूज जो है वो इजी हो जाएगा, यानी कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट कॉल है, कहीं से भी हम इसको कॉल कर सकते हैं मेन प्रोग्राम से, किसी और फंक्शन से जो रिकर्सिव ना हो। ठीक है, अब ये फंक्शन है आपका नाम रिकर्सिव फैक्टोरियल, ये पहली बार 4 लिया इसने। ठीक है, 4 लेने के बाद उसके बाद इसने इसको कंट्रोल को इधर ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, लेकिन एक माइनस कर दिया n माइनस 1, तो यहाँ तक जो वैल्यू पहुंची 4 की वो 3 हो गई। यहाँ पे फिर n माइनस 1 हो गया, यहाँ पे फिर n माइनस 1 हो गया, यहाँ पे फिर n माइनस 1 हो गया, और हमारी बेस कंडीशन जो थी वो यहाँ पे थी कि इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 1। क्लियर, अब ये इसको 1 रिटर्न कर देगा। और अब देखें इसका वो कॉलिंग रिकर्सिव कॉल के बाद वाली लाइन जो है रिटर्न, जिसमें हमने ये लिखा हुआ था कि रिटर्न आपके पास था n इंटू रिजल्ट, तो अब ये 1 इंटू 1 1, अब ये उसका रिजल्ट बन जाएगा RES, ये भी रिजल्ट जा रहा है, ये भी रिजल्ट जा रहा है, और बाकी जो है आपके पास 2 1 और ये 3, ये n थे, ये यहाँ पे n था, ये यहाँ पे n था, और ये स्टार्ट में n था।
तो ओवरऑल जहाँ से फंक्शन कॉल किया गया उसका रिजल्ट 24 जो है वो कॉलिंग पॉइंट की तरफ सेंड कर दिया जाएगा या उसी फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन के अंदर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो इस यानी कि सबसे बेस्ट अप्रोच जो है किसी भी रिकर्सिव फंक्शन की एग्जीक्यूशन को समझना हो तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि आप इसी तरह ब्लॉक बनाएं और उन ब्लॉक को उतनी दफ़ा आप लोगों ने उतने ब्लॉक बनाने हैं जितनी बार आपका फंक्शन जो है कॉल हो रहे हैं और फिर हर ब्लॉक के स्टार्ट में लिख दें कि यहाँ पे n की वैल्यू या इनपुट क्या होगा, फिर दूसरे पे क्या होगा, तीसरे पे क्या होगा और एंड पे आप लोगों ने बेस कंडीशन लिख देनी है। बेस कंडीशन से कंट्रोल वापस आता है और जब वापस आता है तो फिर कौन कौन सा रिजल्ट लेके आएगा वो आपको यहाँ पे जैसे मैंने हर रिजल्ट के ऊपर RES लिख दिया है कि ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। और इनपुट कौन सा जा रहा है वो आपको यहाँ पे रिजल्ट का पता चल गया है, यानी कि इसी इक्वेशन के अंदर मैंने हर एक पे लिख दिया है कि ये n जो है ये इनपुट है और RES जो है वो आपका रिजल्ट है जो आपके नेक्स्ट जो रिटर्न बैक हो रहा था उधर से आपको वैल्यू जो है वो रिसीव कर रहा है। तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग थी फैक्टोरियल के प्रोग्राम की। अब रिकर्सिव ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास उसी बेस पे जैसे मैंने आपको कहा था कि बेस कंडीशन जो है आपके पास जो बेस पार्ट है उसके हमारे पास एक भी हो सकता है बेस पार्ट, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इट्स डिपेंड, क्लियर। और फॉर एग्जांपल जैसे एक हम फंक्शन डिज़ाइन करते हैं tn इक्वल टू, अब हम कहते हैं 1 हो तो इफ n इक्वल टू 0, 5 हो इफ n इक्वल टू 1 और आपके पास फंक्शन कॉल हो जाए f और n-1 एल्स में हो जाए, क्लियर। तो ये सिंपल से एक वो है कि आपके पास एक से ज़्यादा, अगर आपके पास एक से ज़्यादा बेस कंडीशन है तो हम ये फिर कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइप जो है रिकर्सिव रिलेशन की, रेकरेंस रिलेशंस की, हम इसको रेकरेंस रिलेशन भी कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शंस के ये इक्वेशन भी हम कह सकते हैं, दोनों आप वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो ओनली फ्यू सिंपल केसेस हैं, दो केसेस हैं सिंपल कि अगर n की वैल्यू 0 होगी देन 1, फंक्शन आपकी वैल्यू 1 ले लेगा और अगर n होगा नंबर ऑफ इनपुट 1 होगा देन फंक्शन कौन से वो ले लेगा वैल्यू, वो 5 होगा। अदरवाइज फिर आपके पास जो भी हो यानी कि n ग्रेटर देन, आप यहाँ पे वो भी लिख सकते थे कि अगर n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो देन फॉर ऑल केसेस रिकर्सिव फंक्शन विल बी कॉल्ड फॉर सच टाइप ऑफ, क्लियर। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n अदर देन 0 and 1 रिकर्सिव फंक्शन विल बी कॉल्ड। उसके बाद ये है कि सेवरल सिंपल केसेस भी हो सकते हैं, जैसे अब देखें यहाँ पे हमने रेंज दे दी n लेस देन और इक्वल टू 4, अगर n की वैल्यू यानी कि 4 से लेस ही है, चाहे वो आपके पास 0 है 1 है 2 है जो भी है, तो हम उस फंक्शन की वैल्यू ले लेंगे 4, अदरवाइज फिर हम उसको रिकर्सिव फंक्शन को जो है वो कॉल कर देंगे। तो हमारे पास इसके मुताबिक दो टाइप्स हो गई कि आप फ्यू सिंपल केसेस लिखें या मैनी आप सिंपल केसेस लिख दें, सेवरल सिंपल केसेस। अब सेवरल ये कैसे हैं, अब ये देखें इधर तो दो सिंपल केसेस है, ये और आप सिंपल जो पहले फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया था आप लोगों ने कि इफ़ n इक्वल टू 0 तो आप लोगों ने वैल्यू ले ली थी 1, आप लोगों ने काउंट किया था 1, तो ये सिंपल केसेस हैं, ठीक है। और आपके पास जब आप उसको रेंज दे देंगे कि n की वैल्यू 4 से कम हो या 1 से और 10 के दरमियान हो तो वो फंक्शन ये वैल्यू ले ले, तो ये सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास सेवरल सिंपल केसेस के अंदर जो है काउंट हो जाएंगे। अब इसमें ये चीज़ भी हम डिस्कशन में वो कर चुके हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने यानी कि जब भी आप रिकर्सिव अप्रोच करें और इसका एनालिसिस करना चाहें तो आप अपने प्रॉब्लम इनपुट को डिवाइड करें और एक मेंशन कर दें कि आपका इनपुट डिवाइड होता मिनिमम क्या साइज़ रहेगा, कितनी बार फंक्शन रिकर्सिव कॉल होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर आप लोगों ने उनको कंबाइन कैसे करना होगा। आप ये ऑप्शन यानी कि ये पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए, इनपुट साइज कितना है, ठीक है, अगर क्या उसके लिए रिकर्सिव अप्रोच बेटर है या नहीं, ये आप पहले डिसाइड करेंगे। दूसरा, जब आपको ये पता चल गया कि आप अब रिकर्सिव अप्रोच फॉलो कर सकते हैं गिवन डेटा के लिए, तो फिर आप लोगों ने ये देखना है कि उसके कितने हम स्मॉलर पीसेस की तरफ ले जाएं, कैसे उसकी ट्री डिज़ाइन करें
और जब आप लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम उसके लिए यानी कि डिवाइड एंड कंकर रूल करेंगे, हाफ हाफ करते जाएंगे, तो फिर आप लोग जो है नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल आप कैलकुलेट कर लोगे कि कितनी बार उसको कॉल करना पड़ेगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। वो जब आपका डिफाइन हो जाए तो फिर आपने ये देखना है कि जो रिजल्ट आएगा ट्री में वापस, तो वो कैसे कंबाइन हम करेंगे। तो ये 4 पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए जब भी आप रिकर्सिव एल्गोरिथम का एनालिसिस या उसको राइट करने वो करें, तो यानी कि पैटर्न उसका डिज़ाइन करें, तो ये 4 पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। ये आपके कंटेंट्स में आ जाता है कि रिकर्सिव फंक्शन का कंटेंट क्या है। बेस केस होती हैं यानी बेस कंडीशंस होती हैं और रिकर्सिव कॉल्स होती हैं, और ये चीज़ हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि क्या बेस केस क्या होता है और हमारे पास रिकर्सिव कॉल क्या होता है। अब व्हाट इज रेकरेंस रिलेशन या रिकर्सिव इक्वेशन क्या होती है, रिकर्सिव फंक्शन से हम जो फंक्शन राइट करते हैं वो कैसे करेंगे। अब ये वही ए है जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ये हमने उसके वो कर दिया है, वैल्यू ए ले ली, ठीक है। और ये क्या शो करेगा आपके पास, कास्ट ऑफ बेस केस, ठीक है। और ये बी और सी को भी यूज़ किया गया है। अब ये सी वो कास्ट है जो रिकर्सिव कॉल से पहले या जब रिटर्न हो रहा होता है तो उसकी वैल्यू को यूज़ करती हैं वो तमाम स्टेप्स, ठीक है। और बी जो है वो आपके जो है कि कॉलिंग कितनी बार हो रही है रिकर्सिव फंक्शंस की, प्लस उसकी मर्जिंग कितने टाइम हो रही है। यानी कि जब आप डिवाइड करते जाओगे, आपने 2 फंक्शन लगाए हैं, 2 बार रिकर्सिव कॉल किया है, तो आपकी ट्री में 2 वो पैटर्न आ गए। फिर उसके बाद आपने इनको मर्ज करना है, तो ये सारा आपके पास जो कास्ट वेरिएबल यानी कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट बी जो है वो इसकी वैल्यू को प्रेजेंट करेगा, जो यहाँ पे इक्वेशन में भी राइट है, ठीक है। सेम कंटिन्यू, और ये यहाँ पे भी ए और बी और सी जो मैं अभी आप लोगों को बता चुका था कि ए एंड बी एंड सी जो है वो कांस्टेंट हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब भी आप रिकर्सिव रेकरेंस रिलेशन बनाएं या रिकर्सिव इक्वेशन बनाएं, तो आप इन तीनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अब बेस कंडीशन की भी अपनी कास्ट है, वो भी मस्ट है। रिकर्सिव फंक्शन के कॉल होने के स्टेप और आफ्टर कॉलिंग के जो स्टेप्स हैं उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, और आपका रिकर्सिव फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, या कितनी टाइम मर्ज हो रहा है, तो वो रिप्रेजेंट किया जाएगा वेरिएबल यानी कांस्टेंट जो है बी के साथ। अब इस स्लाइड में एक और चीज़ आपको कि रेकरेंस रिलेशंस के लिए जब भी आप इनको सॉल्व करने के लिए करें तो आपके माइंड में बिग और नोटेशंस का होना चाहिए, क्योंकि हमने इसका वर्स्ट केस एनालिसिस करना होता है। तो वर्स्ट केस के लिए सबसे जो बेस्ट चॉइस है वो आपके पास बिगो एसिम्प्टोटिक डेफिनेशंस हैं। अब ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, यानी कि हम रिकर्सिव फंक्शन कैसे राइट कर सकते हैं और क्या अप्रोचेस हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो अब यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन नहीं है, लेकिन इसकी बेस कंडीशन भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ आपको नज़र आएगा कि रिकर्सिव कॉल हो रहा है। अब कैसे, अगर आप लोग कॉलिंग पॉइंट हम इसका देखते हैं, F5 सेंड करते हो और ये आपके पास है, चूंकि ये वाइड है तो हम इसको सिर्फ कॉल करते हैं, हम वैल्यू इससे रिटर्न नहीं करवाते। क्लियर। अब 5 जो है ये हो जाएगा ट्रांसफर इस n को, और ये पॉइंट हमारा कौन सा होता है, कॉलिंग पॉइंट। ये आपके मेन फंक्शन का भी हो सकता है और किसी और फंक्शन का भी हो सकता है। क्लियर। उसके बाद इफ n ग्रेटर देन 0 सी आउट n, तो आपके पास अब जो अगर मैं ब्लॉक बनाऊं तो पहले ब्लॉक में n की वैल्यू आ रही है 5, दूसरे ब्लॉक में n की वैल्यू आ रही है 4, तीसरे ब्लॉक में n की वैल्यू आ रही है 3, नेक्स्ट ब्लॉक में n की वैल्यू आ रही है 2, और आखिरी ब्लॉक में n की वैल्यू आ रही है 1, और उससे जो लास्ट है वो आपके पास आ रहा है 0। ठीक है। अब इन सारे केसेस के लिए जो भी केसेस आए हैं, इन सब के लिए n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 जो है, n ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स नहीं है। लेकिन जब आप आखिर पे चेक करेंगे कि 0 ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स से रिकर्सिव कॉल ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इट इज़ योर
बेस कंडीशन। बेस कंडीशन को सेपरेटली आप इफ एल्स से नहीं वो डिफ्रेंशिएट कर सकते कि ये आपको लिखा हुआ होना, जैसे फैक्टोरियल में आप लोगों ने लिखा था कि इफ n इक्वल टू 0 हो तो रिटर्न कर दे 1, एल्स आप लोगों ने लिखा था कि रिटर्न कर दे n इंटू एफ n माइनस 1। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इफ़ और एल्स से, आपके एक इफ़ ही अगर जब तक वो कंडीशन ट्रू है, रिकर्सिव कॉल के लिए उसको हमने ट्रू रखा हुआ है, तो जब तक वो ट्रू रहेगी तो वो रिकर्सिव कॉल होता रहेगा, और जैसे वो फॉल्स होगी दैट विल बी योर बेस कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे बेस कंडीशन जो है वो आपके पास 0 है कि जब n की वैल्यू 0 हो जाए तो देन जो है आप लोगों ने क्या करना होगा, बेस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है और कंट्रोल आपका बैक होगा। लेकिन इससे पहले हर ब्लॉक में हमने सी आउट एन किया हुआ है, सी आउट एन, सी आउट एन, सी आउट एन, सी आउट एन और सी आउट एन। तो आपके पास रिजल्ट जो होगा वो 5 4 3 2 1 ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा। तो ये इस रिकर्सिव जो हमारे पास वो है या रेकरेंस रिलेशन है, ये उसकी फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग थी, रिकर्सिव फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग थी कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। क्लियर। अब हम उसी की रेकरेंस रिलेशन बनाएंगे, यानी कि रिकर्सिव इक्वेशन बनाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे ये देखें, कांस्टेंट a और ये b की कास्ट सेपरेट। अब c इसमें यूज़ नहीं है, b अब चूंकि एक बार कॉल हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, एक बार कॉल हो रहा है तो इसका b1 ही रहेगा, तो उस c की जगह पे b को यूज़ कर दिया गया है। तो कांस्टेंट ज़रूरी नहीं है कि a b c हमेशा ये फिक्स हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ इसके साथ आएगी, रेकरेंस रिलेशन के साथ आएगी, जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता 2 तो फिर मैं इसको b ले लेता कि ये जो फंक्शंस हैं ये 2 टाइम कॉल किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता 3 तो हम समझते हैं कि ये जो b की वैल्यू है वो 3 है और इस रिकर्सिव फंक्शंस को 3 टाइम कॉल किया गया है, और बाकी आपका ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है आपके पास कि कैसे है, और ये जो है ये इसकी डिटेल फॉर्म है, यानी कि हर जो आप लोगों ने अभी जो इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड किया था, मैंने 5 ब्लॉक बनाए थे, तो हर ब्लॉक को एक फंक्शन से प्रेजेंट किया गया है, एफ एन, जी एन, एच एन, के एन एंड सो ऑन, और हर एक की कास्ट करके उसको कंबाइन कर दिया गया, तो वो आपके पास टोटल जो है जो आपका एक्चुअल फंक्शन है टी एन का वो कास्ट बन गई। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट 0 था, इसका मतलब है कि इनपुट 0 हो तो ये कास्ट है, और अगर अदर देन 0 हो तो फिर आपके पास ये कास्ट आ जाएगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमारे पास है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में फंक्शन का नाम g, ठीक है, बेस कंडीशन आपके पास ये n इक्वल टू 1 तो ये रिटर्न करेगा 2, और ये आपके पास इक्वेशन है, रिकर्सिव इक्वेशंस हैं। अब इसमें 3 and 5 आर कांस्टेंट, और इनके आप देख लें g(n/2 और g(n/2) तो दोनों सेम है, तो हम इसको 2g(n/2) कर देते हैं, और यही 2 आपके पास वैल्यू किसको पॉइंट करेगा, b को। ठीक हो गया, और बाकी 3 मल्टीप्लिकेशन की जो वो आ रही है और ये यहाँ पे प्लस होने की आ रही है, इसको हम कांस्टेंट c से भी पॉइंट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो इसकी एग्जीक्यूशन की कास्ट होगी हम उसको a से भी पॉइंट कर सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी ये आप देख लें, b इन्होंने c वो कर दिया, यानी कि इसका हम c की बजाय b लिया, और यहाँ पे ये आपके पास हो गई b की वैल्यू जो कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ टाइम शो कर रहा है कि कितने टाइम आपका फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, 2 टाइम 3 टाइम, तो इसकी का, और बाकी जो है ये आपके पास, अब देखें हम नॉर्मल इधर a लेते थे, अब यहाँ पे जो कास्ट ली गई है वो c ली गई है। तो इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा लेटर यूज़ करना चाहते हो, लेकिन आपको एक्चुअल उसका फंक्शनैलिटी का पता होना चाहिए कि a b एंड c व्हाट इट मीन्स। a बेस कंडीशन की कास्ट भी होती है, रिकर्सिव कॉलिंग की कास्ट भी होती है, 2 टाइम 3 टाइम कास्ट बढ़ेगी, और प्लस हर रिकर्सिव फंक्शन के कॉल से पहले के और आखिर के जो स्टेप्स होते हैं जब वापस रिटर्न हो रहा होता है तो उसकी कास्ट आपके पास अलग होती है। ये मैं पिछली स्लाइड में भी आप लोगों को डिस्क्राइब किया था,
अब नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है फाइबोनेक्सी सीरीज़ का। फाइबोनेक्सी सीरीज़ का आइडिया थोड़ा होना चाहिए क्योंकि आगे भी हमारे पास कुछ लेक्चर में ये शो होगी। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ फाइबोनेक्सी सीरीज़। अब इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि हर टू टर्म ऐड होती हैं और नेक्स्ट टर्म बनती है। अब जैसे ये दोनों ऐड होंगी तो ये बनेगा, अब ये दोनों ऐड होंगी तो ये टर्म बनेगी, अब ये दोनों ऐड होंगी तो ये रिज़ल्ट बनेगा, और अगर ये दोनों ऐड होंगे तो ये रिज़ल्ट बनेगा। तो हर टू प्रीवियस टर्म जो है वो ऐड होते हैं और यहाँ पे रिज़ल्ट बन जाता है। अब आप नोट करें फर्स्ट टू जो हैं ये हमेशा आपके पास 1 1 ही होंगे स्टार्ट में, यानी कि ये पहली टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, और ये आपके पास सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म आपकी सीरीज़ की और सेकंड टर्म जो है ये क्या होंगे? 1 1 होंगे। तो आप लोग इसकी बेस कंडीशन में देख लें, ये इफ़ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 रिटर्न 1, तो ये उसी वजह से 1 रिटर्न हो रहा है। और उसके बाद आपके पास टर्म आप देंगे कि कौन सी टर्म तक आप लोगों ने इसको वो करना है, प्रिंट करना है या वो करना है। तो आप लोगों के पास दो पार्ट्स हैं, एक उसकी प्रीवियस टर्म है और एक प्रीवियस मोस्ट है। फॉर एग्जांपल आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि n आपके पास है 4, यानी ये आपके पास जो है थर्ड टर्म थी, इधर n की वैल्यू 3 थी, ये आपके पास फोर्थ टर्म है, इधर n की वैल्यू आपके पास है 4, और अब आप 4 मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला आपके पास क्या होगा? 5o n माइनस 1 और n है 4, 4 माइनस 1 प्लस 5o n माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा फाइबोनेक्सी 3 प्लस 5o 2। तो अब आप लोग देख लें कि फोर्थ टर्म बनाने के लिए हमें थर्ड और सेकंड टर्म को जो है वो ऐड करना पड़ेगा, और ये दरमियान में ऐड भी हो रहा है। तो ये रिकर्सिव वो है आपके पास अप्रोच कि आप फाइबोनेक्सी सीरीज़ को थ्रू रिकर्सिव अप्रोच जो है वो आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अब जब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, रिकर्सिव पैटर्न बनाएंगे, तो वो कैसे होगा देख लें आप लोग। अब यहाँ पे ये बेस कंडीशन की आपके पास कास्ट है, रन टाइम कास्ट है बेस कंडीशन के लिए। अब ये उसकी एक्चुअल वो है कि बेस पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा? जब n1 और n2 होगा, ठीक है। और अदरवाइज अगर इफ़ n ग्रेटर देन 2 है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, देन आपको फंक्शन को 2 बार कॉल करना पड़ेगा। 2 बार आप उसकी रिकर्सिव कॉलिंग कर रहे हैं, एक बार 1 रिड्यूस करके और दूसरी बार आपके पास जो है 2 को रिड्यूस करके, और प्लस आपकी जो कांस्टेंट कास्ट है अदर स्टेप्स की वो आप वो b से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसमें आपकी पावर फाइंड की गई है, यानी कि कोई वैल्यू दें, आप उसकी पावर फाइंड करें, और अगर वो वैल्यू इवन है, फॉर एग्जांपल पहला चॉइस अगर n 0 है तो उसकी पावर जो होगी वो 1, n अगर 1 है तो उसकी पावर जो है वो हो जाएगी x, पावर की वैल्यू x हो जाएगी। अब अगर n अदर देन 1 एंड 0 है लेकिन वो इवन है, जैसे ये 2 इक्वल टू 0 है, ये इवन है, r इधर आपके पास हो 6 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, तो इन दोनों केसेस के लिए आपके पास जो पावर है वो x इंटू n ओवर 2 इंटू पावर x इंटू n स्लैश 2, ये n हो गया, ठीक हो गया। अब चौथा केस क्या है कि n इक्वल टू लेट करते हैं 5 हो, तो 5 mod 2 यहाँ पे पास नॉट इक्वल टू 0 और r 5 रिमाइंडर 7 रिमाइंडर 2 नॉट इक्वल टू 0। इन केसेस के लिए आपके पास जो होगी रेकरेंसलेशन x पावर
एक्स एन ओवर 2 इंटू पावर एक्स एन ओवर 2 हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखें दो ऑप्शन है। अगर आपका नंबर इवन है तो 2 बार पावर कॉल हो रही है, लेकिन अगर आपका नंबर ऑड है तो 2 बार आपका पावर फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होने की बजाय आपके पास वही वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई भी हो रही है, लेकिन ये मल्टीप्लाइकेशन जो इवन वाला केस है इसमें कम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को वो करते हुए फाइनल जो इसके इक्वेशन बनाएंगे कंसीडर करते हुए, यहाँ पे आप लोग देख लें 2 टाइम कॉलिंग हुई है, आइदर इट इज योर नंबर इवन और ऑड। क्लियर? और ये केस जो है ये आपके पास जब n 0 होगा या n 1 होगा। अब इसमें इवन एंड ऑड का वो नहीं है, इवन एंड ऑड का तो वो आपका, अब मैंने आपको पहले बताया था कि हम चूंकि वर्स एनालिसिस करते हैं, वर्स केस करते हैं, जब भी हमने रिकर्सिव फंक्शंस को या रेकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करना हो कम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम अमूमन जो है क्या एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में कौन सी नोटेशन को यूज़ करेंगे, वर्स केस के लिए बिग नोटेशन को यूज़ करेंगे। तो अगर आपके एक रिकर्सिव कॉल में कोई नंबर ऑफ स्टेप लिटिल बिट रिड्यूस या ज़्यादा हो रहे हैं, दूसरे में नहीं हो रहे, आप लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि वो ऑलवेज वर्स केस की तरफ ले जाएंगे। तो ये मिनिमम, जैसे अब ऑड में क्या था, आपके वो एक्स जो है वो आपका काउंट हो रहा था, लेकिन हम चूंकि वर्स केस की तरफ जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा जो इवन में नहीं था। तो हमने एक डिज़ाइन, एक जनरल डिस्क्रिप्शन देनी होती है रेकरेंस रिलेशन की, जिसमें हम ये इन जो माइनर सी चेंजेस हैं, जैसे कोई वैल्यू ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है किसी रिकर्सिव फंक्शन की कॉल के साथ, हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। जब भी हम उसका रेकरेंस पैटर्न जो है डिज़ाइन करते हैं उस वक्त हम इन चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट लिया था कि हमारे पास टू अप्रोचेस होती हैं, एक इटरेटिव अप्रोच होती है और एक हमारे पास जो है रिकर्सिव अप्रोच होती है। कोई भी एल्गोरिथम, सूडो कोड या कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन करना हो तो हम इन दोनों में से कोई एक अप्रोच को जो है वो फॉलो करते हैं। अब जो फंक्शंस हैं, एक्चुअली जो इटरेटिव अप्रोच का जो पर्पस है और जो आपके पास रिकर्सिव अप्रोच का है, यानी रिकर्सिव अप्रोच वाला प्रॉब्लम इटरेटिव अप्रोच से भी सॉल्व किया जा सकता है, इटरेटिव वाला जो है रिकर्सिव से भी कॉल किया जा सकता है, लेकिन इनके कम्प्लेक्सिटी लेवल या इनको अब यानी कि जैसे वो रूल्स होते हैं, डिवाइड एंड कंकर रूल्स होते हैं या रिड्यूस एंड कंकर रूल्स होते हैं, इनको हम इजीली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इन इटरेटिव अप्रोच पे। तो रेकरेंस रिलेशंस के लिए या रिकर्जन के लिए हम जो बेटर अप्रोच वो यूज़ करते हैं वो रिकर्जन ही होती है हमारे पास। हम अगर आप लोग सिंपल एक इटरेटिव अप्रोच को फॉलो करते हुए कोई भी आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसका एनालिसिस करना चाहते हो, तो मैंने आपको उसके 7 स्टेप बताए थे। पहले स्टेप में आपको प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये उस वक्त करने हैं 7 स्टेप फॉलो जब आप लोग इटरेटिव अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, यानी कि आप लोग रिकर्सिव फंक्शन की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, ना रिकर्सिव रिलेशन उसकी डिज़ाइन करनी है। ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप लोग इटरेटिव अप्रोच को फॉलो करें तो उस वक्त आप इन 7 स्टेप को फॉलो करें तो आपके एल्गोरिथम जो है वो एनालाइज भी हो जाएगा एंड कंपेयर भी हो जाएगा इफ़ यू हैव मोर देन वन एल्गोरिथम फॉर सेम प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप, डिफाइन द प्रॉब्लम, कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको पास होनी चाहिए। सेकंड जो है आप उसका सूडो कोड लिखो, एल्गोरिथम लिखो। ठीक है, उसके लिखने के बाद फिर आपके पास 3 चॉइसेस हैं। स्टेप 3 में आपके पास 3 चॉइसेस हैं कि आप उसको कैसे एनालाइज कर सकते हो। पहली चॉइस, आप एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर आप उनको फंक्शन को एनालाइज करें, और ये चॉइस हमारे पास बेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपके हार्डवेयर रैपिडली चेंज हो रहे हैं और उसके साथ साथ आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपका एल्गोरिथम जो आपने डिज़ाइन किया है एक मशीन के लिए अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट शो कर रहा है और दूसरे के लिए वो नहीं कर सकता। तो हमारे पास सेकंड चॉइस आ जाती है नंबर ऑफ स्टेप के बेस पे, यानी नंबर ऑफ स्टेप की बेस पे हम ये डिसाइड करना चाहें कि हमारा एल्गोरिथम बेस्ट है, या हम इसको एनालाइज करना चाहें, या हम इस एल्गोरिथम को किसी और एल्गोरिथम के साथ कंपेयर करना चाहें, तो ये भी बेटर चॉइस नहीं है,
क्यों? क्योंकि इसमें प्रोग्रामर जो है वो डिफरेंट स्टाइल अडॉप्ट कर लेता है। जैसे मैंने आप लोगों को इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे का रेफरेंस दिया कि अगर आप उसको हर एलिमेंट को अलग-अलग इनिशियलाइज करें या लूप के थ्रू करें। अगर आप लूप के थ्रू करते हो तो 2 स्टेप आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, और अगर आप लोग अलग करते हो इनिशियलाइज तो आपको n स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो अब बेटर अप्रोच तो हमारे पास लूप वाली थी, तो हम उधर नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा हो रहे हैं, उधर नंबर ऑफ स्टेप कम हो रहे हैं। तो अब चूंकि प्रोग्रामर स्टाइल चेंज होते हैं, हर प्रोग्रामर अपने अप्रोचेस को फॉलो कर लेता है, तो फिर हम इस चीज़ को भी फोकस नहीं कर सकते कि जिस एल्गो में नंबर ऑफ स्टेप कम होंगे या जिस सूडोकोड में नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो कम होंगे तो वो उसका एनालिसिस आसानी से हो जाएगा या उसकी परफॉर्मेंस हाई होगी। तो ये हम मेंशन नहीं कर सकते इसके। तो सेकंड चॉइस भी हम वो कर लेते हैं, हमारे पास प्रेफरेबल नहीं है। फिर थर्ड चॉइस ये हो जाती है कि हम एक फंक्शन डिज़ाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 2 थिंग्स। अब वो फंक्शन में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन सी टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना चाहते हो, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। जब एक पॉइंट ये क्लियर हो जाए फिर आप अपने फंक्शंस का, अपने एल्गो का वो देखें, इनपुट साइज देखें। इनपुट साइज को देखते हुए हम फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन कोई भी आप नेम डिफाइन करना चाहें, एफ ऑफ एन, जी ऑफ एन, के ऑफ एन, एच ऑफ एन, टी ऑफ एन, एन डिपेंड या एन रेफर टू योर इनपुट साइज, वो इनपुट साइज को रेफर करेगा। क्लियर? उसके बाद फिर हम जब ये फंक्शन डिफाइन हो जाता है और हम चाहते हैं कि नहीं इसी तीसरी अप्रोच को हम फॉलो करें जो फंक्शन वाली है, तो फिर हमें फर्दर 3 स्टेप को फॉलो करना होता है। स्टेप 4 में हम आ जाते हैं, यानी कि आप स्टेप 3 से हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने फंक्शन डिज़ाइन करने हैं। ठीक है, अब फंक्शन जब वो डिज़ाइन करना हो तो सबसे पहला काम आप लोगों को स्टेप 4 में करना पड़ेगा कि आप लोगों ने हर स्टेप को एक कास्ट देनी है। लेकिन कास्ट देते वक्त भी आप लोगों ने ये देखना है कि कोई एक स्टेटमेंट जिसको मसलन आपने एक असाइनमेंट की हुई है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, एक वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हो और उसकी कास्ट C1 रखी है, तो आप थ्रू आउट द सूडो कोड या थ्रू आउट द एल्गोरिथम या प्रोग्राम आपका जो भी असाइनमेंट आएगी उसकी कास्ट C1 ही रहेगी, वो कोई और कास्ट नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद जो था जब कास्ट आप वो कर लें तो लूप के लिए भी एक कास्ट होगी, मैंने कोई भी कास्ट C3 C5 आ जाती है, और इसी तरह मेथड कॉलिंग के लिए भी कास्ट हो जाएगी। अब जब ये हो जाए तो उसके बाद आप एक जनरल इक्वेशन बना लें, उसमें तमाम कास्ट को ऐड कर लें। अगर कोई लूप की कास्ट है तो उसको लूप टाइम मल्टीप्लाई कर दें, n टाइम चल रही है तो आप n से मल्टीप्लाई कर दें, वो भी हमने यहाँ पे शो किया था स्लाइड्स में। और उसके बाद जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम इसका रेट ऑफ वो करते हैं ग्रोथ या आर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड करते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस जो होती है वो बिगो नोटेशंस की है। हम बिगो अप्लाई करके अपने जो फंक्शंस की जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड कर लेते हैं कि कौन सी टर्म आपके फंक्शंस की है जो आपके वो जो है रेट ऑफ ग्रोथ को इंक्रीज कर रही है। तो इसके 3 रूल्स हैं। जब भी आप रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करेंगे तो इन तीनों रूल्स को फॉलो करें। रिमूव कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है उसको इग्नोर करें, लो ऑर्डर टर्म को इग्नोर करें, और जो आपने रिट्रीव कर ली है हाई ऑर्डर टर्म उसके जो कोएफिशिएंट है उसको भी आप लोगों ने रिमूव करना होगा। ये तो था कि आपके पास एक प्रॉब्लम, एक सूडो कोड, उसका एक फंक्शन, एंड देन यू एनालाइज या फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ। बट इफ यू हैव मोर देन 2 फंक्शंस एफ ऑफ एन, जी ऑफ एन, और आप लोग ये फाइंड करना चाहते हो कि इनमें से ग्रोथ किसकी ज़्यादा हो रही है, यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ इनका कंपेयर करना चाहते हो, अपर बाउंड की तरफ कौन सा जा रहा है, लोअर बाउंड की तरफ कौन सा जा रहा है, तो देन यू विल यूज़ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो होते हैं जब आपके पास मोर देन 2 फंक्शंस हों तो उनको कंपेयर करना कि किसकी ग्रोथ अपर बाउंड की तरफ जा रही है, किसकी लोअर बाउंड की तरफ जा रही है। अगर हम एक फंक्शन को टारगेट करके ये देखना चाहें कि रेट ऑफ ग्रोथ हाई है या नहीं तो हम बिगो नोटेशन यूज़ करते हैं, और अगर हम लोअर बाउंड की तरफ उसको चेक करना चाहें तो फिर हम ओमेगा नोटेशन यूज़ करते हैं, और अगर हम एवरेज केसेस को वो एनालाइज करना चाहें देन वी विल यूज़ थीटा नोटेशन। दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर, एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the arithmetic, geometric series and its sum, and also mathematical induction rules या principle। क्यों हमें ये पढ़ने हैं टॉपिक अरिथमेटिक? क्योंकि आगे जब हम रिकर्सिव इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे या डिफरेंट एल्गोरिथम हमारे सामने आएंगे जिसमें हमने
रेकरेंस रिलेशन बना के उनको सॉल्व करना है या सिंपल हमने उसकी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करनी है। तो हमारे पास काफ़ी आपको डिफरेंट सीरीज़ आपको मिलेंगी। उन सीरीज़ में हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है ये कौन सी सीरीज़ है, अरिथमेटिक है, हार्मोनिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक है, या इस पे हम मैथमेटिकल इंडक्शन रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या, तो ये सारे सिनेरियो हमें पहले से क्लियर होने चाहिए। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।